हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीऑर्डरिंग के अगले पार्ट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं कि कैसे सेंटेंस को रीऑर्डरिंग किया जाता है, उसके सेंटेंस के एक एक पार्ट को। आज का टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इससे पहले आपको बताया गया था कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं भाव के आधार पे। अगर किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे एक वाक्य लिखते हैं, राम रीड्स द बुक। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और बाकी जो शेष बचा वाक्य का अंश है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। राम सब्जेक्ट करता है, राम रीड्स द बुक। अगर इसमें कौन का प्रश्न करते हैं, कौन पढ़ता है, तो जो जवाब आता है राम पढ़ता है, तो राम आपका सब्जेक्ट होता है। और जैसे ही ये वर्ब स्टार्ट होती है तो इसके पूरे पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। इस सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। और हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसी को हम अलग अलग डिवीजन करके देखेंगे कि सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट होता है और प्रेडिकेट में कौन सा पार्ट होता है। जैसे अब ये सेंटेंस हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। यहां पर सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब होगी तो इस सब्जेक्ट को हम क्वालिफायर कहते हैं। और यहां पर हेड वर्ड या इसी को हम मेन वर्ड कहते हैं। अगर सिर्फ 2 शब्द होंगे तो एक क्वालिफायर होगा और एक हेड वर्ड होगा। उसके बाद यह सब्जेक्ट अगर एक से अधिक होगा तो यहाँ पर इसके 3 पार्ट होते हैं। यहाँ डिटर्मिनर उसे पहले वाले शब्द को कहेंगे, ये क्वालिफायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा तीसरा जो इसका पार्ट होता है, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज या इसको एडजेक्टाइवल फ्रेज भी कहते हैं। और ये जो क्वालिफायर होता है यह एडजेक्टिव ही होता है। उसके बाद यहाँ प्रेडिकेट का भी खंड होता है। इसको यहाँ पे हम बताएंगे कि जैसे ही होता है आपका ये वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट। और ये ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ये दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं, कभी डायरेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट बाद में आएगा, इनडायरेक्ट पहले और डायरेक्ट बाद में भी हो सकता है। यहाँ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर मीन्स क्या होता है? क्वालिफायर मीन्स होता है विशेषता बताना, जो कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया एडजेक्टिव। विशेषता बताने वाले शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। और डिटर्मिनर का मतलब होता है निश्चित। जहाँ पर निश्चितता होती है उसको हम डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं। और इसी के आधार पे मैं कुछ टेबल आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, ये और स्पष्ट होगा कि वास्तव में ये कैसे होता है। अभी आगे मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ थोड़ा बताएंगे कि सब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ रहे हैं
तो वास्तव में सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इस सब्जेक्ट में यहाँ नाउन लिखा गया है, प्रोनाउन लिखा गया है, नाउन इक्विवेलेंट, और इसके 4 पार्ट हैं, जिरंड, इन्फिनिटिव, फ्रेज या क्लॉज। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला। कहने का मतलब अगर हमारा परिवार है तो परिवार में एक मुखिया होता है जो पूरे परिवार का संचालन करता है। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र में भी एक मुखिया होता है, प्रदेश है तो प्रदेश का मुखिया होता है जो सबका संचालन करता है। और अगर वह मुखिया उपस्थित नहीं है परिवार में तो उसकी जगह कोई और काम करता है। अगर दूसरे वाला भी व्यक्ति मौजूद नहीं है तो तीसरा कोई और होता है जो उस काम को पूरा करता है। उसी चीज़ को आपको समझना है कि अगर मान के चलते हैं कि एक परिवार है, ये सब्जेक्ट एक परिवार है, और इस परिवार में ये आपके सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो घर के मुखिया हैं दादाजी हैं। ये मान लीजिए आपके दादाजी हैं, इस पूरे परिवार का संचालन करेंगे। लेकिन अगर ये दादाजी मौजूद नहीं रहेंगे तो उनकी जगह उनका पुत्र, यानी अगर मान लीजिए आप तीसरी पीढ़ी में हैं तो आपके पिताजी होंगे जो उस परिवार का संचालन करेंगे, वो देख रेख करेंगे। जैसे ही कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो उनकी जगह पर वो उनका जो है काम संभालेंगे। सपोज करें अगर यह आपके पिताजी भी नहीं हैं, दादाजी भी मौके पर नहीं हैं और पिताजी भी नहीं हैं, वैसे स्थिति में आप 4 भाई हों या 5 भाई हों, तो अगर उसमें जो बड़ा भाई है उसको कहा जाएगा कि दादाजी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है परिवार में, तो भी परिवार की स्थिति को कौन देखेगा, इस समय कौन उस स्थिति को बताएगा? तो उसमें जो सबसे पहले जो बड़ा बेटा होगा वो कहेगा मैं जो है देखभाल कर रहा हूँ, बताइए क्या काम है। कोई भी व्यक्ति अगर मिलने के लिए आता है, कुछ सूचना देने के लिए आता है, तो वहाँ पे ये हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो सेकंड वाले हो जाएंगे, ये भी नहीं है तो थर्ड वाले होंगे, अगर ये भी नहीं है तो फोर्थ वाले होंगे। कहने का मतलब इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये आपके दादाजी हैं या आपके पिताजी हैं और आप ये 4 भाई हैं तो ये क्रम आप ले सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन हो सकता है, संज्ञा, या इसकी जगह प्रोनाउन सर्वनाम हो सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट उस नाउन के समान दूसरा कोई होगा, वो जगह तो नहीं ले सकता है। जैसे प्रोनाउन नाउन की जगह नहीं ले सकता, वैसे ही ये जो इक्विवेलेंट लिखा गया है यह इनकी जगह नहीं ले सकते हैं, सिर्फ उनका काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिरंड हो गया। नाउन के बारे में आपको पता ही है कि जो शब्द जो कुछ भी आप देखते हैं दैट इज ए नाउन, जो अलग से आपको पढ़ना है। प्रोनाउन जो इसके बदले प्रयोग किए जाते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जिरंड का मतलब होता है कि अभी V1 में ING अगर जोड़ देते हैं अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो आपका जिरंड बनता है, जिसके बारे में आपको अलग से पढ़ना है। अगर इन्फिनिटिव है टू, किसी भी वर्ब से पहले V1 से पहले अगर टू को जोड़ देंगे तो आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा। फ्रेज की बात करेंगे जो यहाँ पे इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फ्रेज जो वाक्यांश होता है और क्लॉज एक सेंटेंस का खंड होता है जो आपको आगे बताया जाएगा। अभी हम इसी चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे। तो अब इसके आधार पे हम उदाहरण लेते हैं कि सपोज करें यहाँ पे राम, या इसकी जगह में फेमिनिन जेंडर में सीता भी ले सकते हैं, सिंग्स, या राम गाता है या सीता गाती है। तो एक तरीके से आपका ये वाक्य हो गया। ये दोनों क्या हो गए? नाउन हो गए। अगर इस सब्जेक्ट की जगह, इस नाउन की जगह अगर मैं प्रोनाउन का प्रयोग करता हूँ तो आपको पता है कि यह मेल है, यह मेल मैस्कुलिन जेंडर है, इसके लिए ही का प्रयोग होता है। यह फेमिनिन जेंडर है जिसके लिए सी का प्रयोग होता है। बाकी आप सिंग लिख सकते हैं। ये दोनों क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए, इसका प्रयोग हो गया। अगर यह प्रोनाउन भी नहीं है तो हम इसकी जगह पे और भी जैसे आगे आप ले सकते हैं प्रोनाउन में। अगर आप दे का प्रयोग करेंगे तो दे यहाँ पे सिंग हो जाएगा। वी का प्रयोग करेंगे तो भी सिंग होगा। अगर इसकी जगह आप यू का प्रयोग करेंगे तो भी होगा, क्योंकि इनके साथ वर्ब का यही फार्म लगता है, बेस फार्म। उसके अलावा अब हम यहाँ पे चलते हैं नाउन इक्विवेलेंट में। मैं इस दो का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊँगा। जिरंड, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फार्म में अगर बेस फार्म में ING जोड़ देते हैं तो वह जिरंड बनता है। जैसे मान लीजिए मैं वाक लिखा हूँ तो वाक में जैसे ही अगर आप ING जोड़ देंगे तो वॉकिंग बन गया। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये आपका हो गया। जैसे
वॉकिंग इज यूजफुल, ये भी हो गया आपका। वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कहने का मतलब ये जीर्ण का काम कर रहा है। उसके बाद इन्फिनेटिव टू एरर इज ह्यूमन, यह किसी भी वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे, या टू फॉरगिव इज डिवाइन, यह भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर इसके माध्यम से आपको बताया गया कि या तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है, या इन्फिनेटिव हो सकता है। अब इसके आगे आपको बताएंगे एक एक करके कि कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ अब आपको डिटेल में एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और क्लियर करना है। जैसे यहाँ पर एक टेबल के रूप में लिखा गया है अ गर्ल सिंग्स, एक लड़की गाती है। यहाँ जैसे ही आपको स्टार्टिंग में चार्ट बना करके बताया गया है, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि अ गर्ल, ये सिंग्स, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। तो इससे पहले सब्जेक्ट में दो है, एक आपका ये हो गया। तो अगर ये दो होंगे तो आपको बताया गया कि ये जो नाउन होगा और इस शब्द को आप क्या कहेंगे, इसको आप क्वालिफायर कहेंगे। ये हो गया, इसमें एन हो गया, इसमें द हो गया, एलिफेंट, और ये क्वालिफायर ही आपको बताया गया कि क्वालिफायर का मतलब क्वालिफाई करना, उसकी विशेषता बताना। अ गर्ल सिंग्स, एक लड़की गाती है, तो ये आपका क्वालिफायर, ये आपका मेन वर्ड हो गया या हेड वर्ड हो गया, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। एन एलिफेंट डाइड, एक हाथी मर गया। द सन शाइन्स, सूर्य निकलता है, सूर्य चमकता है, तो ये आपका मेन वर्ड हो गया और ये आपका क्वालिफायर हो गया। वैसे ही जब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रेडिकेट का पार्ट है, इस प्रेडिकेट के पार्ट से पहले देख रहे हैं कि इसमें तीन दिया गया है, तीन शब्द आ गए। तो ये मेन आपका जो नाउन होता है उसी को मेन वर्ड या हेड वर्ड बोला जाता है, प्रमुख शब्द कहा जाता है, जिसको लेके पूरा वाक्य है। उसके पहले यंग शब्द क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। यंग कैसा आदमी है, अ यंग मैन, एक युवा आदमी। रैन दौड़ा, तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको आप क्वालिफायर कहेंगे, इसको आप एडजेक्टिव, इसको आप डिटरमाइनर कहेंगे, ये डिटरमिनर जिसको कहेंगे, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो जिसको हम एडजेक्टिव या इसको हम क्वालिफायर भी कहते हैं। क्वालिफायर मीन्स क्वालिफाई करना, और ये आपका नाउन हो गया। यही चीज़ यहाँ भी है। यंग बॉय हेल्प्ड, एक युवा बच्चे ने, एक युवा लड़के ने मेरी माताजी की मदद की। ये आपका एडजेक्टिव यानी क्वालिफायर, डिटरमिनर, ये नाउन, और ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अगले टेबल में एग्जाम्पल ये दिया गया है, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। इज एन इंजीनियर, इसको आप छांट देंगे, प्रेडिकेट का पार्ट है। अब इसके इधर आते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं माई यंगर सन, यंगर मीन्स छोटा होता है, मेरा छोटा बालक, मेरा छोटा लड़का, इन कानपुर, जो कानपुर में है, इज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर है। यहाँ जो शब्द है इन कानपुर, उससे पहले सन यहाँ पे देख रहे हैं लड़का, ये आपका एक तरीके से नाउन है जो इसका मेन वर्ड है, ये हेड वर्ड है। इसकी विशेषता ये बता रहा है, तो ये आपका क्वालिफायर हो गया। क्वालिफायर का मतलब एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला। और ये माई किसका है, पुत्र, मेरा पुत्र, ये इसकी विशेषता बता रहा है, निश्चित कर रहा है, तो इसको हम डिटरमिनर कहेंगे। तो डिटरमिनर हो गया आपका, ये क्वालिफायर हो गया, ये मेन वर्ड हो गया। और ये जो चीज़ है कि इन कानपुर में, यहाँ पर एक से अधिक, जो कि क्रिया तो होगा नहीं, लेकिन इसमें एक से अधिक शब्द मिल जाते हैं, तो इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। फ्रेज मीन्स क्या होता है कि वाक्यांश, उसके कुछ शब्द मिल करके जब एडजेक्टिव का काम करते हैं उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ये बता रहा है कि मेरा छोटा पुत्र, विशेषता ये बता रहा है कि कानपुर में, तो इसको आप एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ये मिल करके बता रहे हैं, और आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। वहीं सेम चीज़ यहाँ पर है, द ब्लाइंड मैन विथ ए स्टिक इज वेरी रिच। एक अंधा आदमी, कैसा आदमी है, अंधा आदमी, तो आपका ये मेन वर्ड हो गया, ये आपका नाउन हो गया, मेन वर्ड, हेड वर्ड हो गया।
ये ब्लाइंड मैन, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्वालिफायर हो गया जिसको आप एडजेक्टिव भी कहेंगे। और दी, ये इसको निश्चित कर रहा है डिटर्मिनर, तो ये आपका डिटर्मिनर हो गया। अब ये विथ अ स्टिक, जिसके हाथ में एक छड़ी है, जो छड़ी के साथ है, इज वेरी रिच, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है, बहुत धनवान है, बहुत धनी है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव फ्रेज की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका जब भी प्रयोग करेंगे वह नाउन के बाद होगा। इससे पहले तो आपको दो शब्द मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब फ्रेज आएगा तो ये बाद में रहेगा, इसके पीछे नहीं आता है। इस टेबल के माध्यम से आपको बताया गया। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम इंट्रोडक्टरी ईट का भी प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, या देयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं होता है। जैसे इट इज़ वेरी डार्क, अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बताने के लिए ईट का प्रयोग किया गया। देयर वाज ए गुड किंग, एक अच्छा राजा था, तो उसके लिए देयर का प्रयोग किया गया है। तो एक तरीके से आपको यह ध्यान देना है कि जब भी वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी, तो जो मेन सब्जेक्ट आपका होगा वो नाउन होगा, उसके बाद वर्ब होगी। अगर उसमें दो सब्जेक्ट होंगे, अगर उससे ज़्यादा व्याख्या करना होगा, तो इसके आधार पर आप देखेंगे कि इसके सब्जेक्ट में दो शब्द हो गए, तो एक आपका क्वालिफायर हो गया जो हमेशा एडजेक्टिव होगा। अगर दो से अधिक तीन शब्द अगर आते हैं सब्जेक्ट में, तो उससे पहले वाला जो शब्द होगा, यानी कि जो सबसे पहला शब्द होगा, उसको डिटर्मिनर कहेंगे, सेकेंड वाले को एडजेक्टिव यानी क्वालिफायर कहेंगे, और थर्ड वाला आपका मेन या हेडवर्ड होता है। यदि वाक्य में चार शब्द आ जाएंगे सब्जेक्ट में, आपका एक ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो होगा मेन वर्ड या हेडवर्ड, उससे पहले आपका क्वालिफायर होगा, उससे पहले डिटर्मिनर होगा, और लास्ट में एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। यदि आप इस चैनल पे प्लीज़ पहली बार आए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगले पार्ट को लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।